डीडी हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाता है। ऐसे में जब बात आती है लिंग आधारित हिंसा के बारे में, तो जो भारत सरकार है इसके ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नई पहल, एक नया अभियान की शुरुआत की 25 नवंबर 2022 में, जिसे नाम दिया गया नई चेतना। और 1 साल हो गए हैं इसे, और हम सभी इसका 2.0 जो वर्जन है वो मना रहे हैं। और जो 23 दिसंबर है इस तक हम इसे मनाते रहेंगे, और जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करते रहेंगे। साथ ही साथ जो समाज के लोग हैं उन्हें भी हम जागरूक कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं लिंग आधारित हिंसा के बारे में। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में इन्वाइट किया है जस्टिस अभय गोहिल जी को, जो कि फॉर्मर जज है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। इसी के साथ दर्शकों, आइए स्वागत करते हैं दीपिका सूरी जी का, जो कि पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन है मध्य प्रदेश से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते दर्शकों, हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है, तो आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, सवाल है, अगर कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233 0040। नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आपके जो भी प्रश्न हैं उन्हें आप रेडी रखिए, हमें कॉल करिए और अपने प्रश्नों को पूछ लीजिए। तो आइए सबसे पहले चलते हैं जस्टिस अभय गोहिल जी के पास और जानते हैं कि सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो हम सभी को, हम भारत में रहते हैं, क्या कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं हम लोगों को? देखिए, बहुत अच्छा विषय ईशा जी आपने चुना है, और भारत सरकार भी इसकी पब्लिसिटी चाहती है कि भाई सारे ग्रामीण महिलाओं को, शहर की महिलाओं को, बालिकाओं को, स्कूल के बच्चों को ये बताया जाए कि भाई भारत के संविधान ने क्या मौलिक अधिकार सबको दे रखे हैं। मैं बात करूँगा तो हम प्रियम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना से ही बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना इस शब्द से शुरू होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोगों की बात करते हैं तो इस लोगों में सभी लोग शामिल हैं, उसमें पुरुष भी शामिल हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उसमें ट्रांसजेंडर जो एक वर्ग है वो भी इसमें शामिल है। तो फिर आर्टिकल 14 में इक्वलिटी का प्रावधान है, समानता की बात कही है। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक प्रोविज़न रखा है। आर्टिकल 21 में तो बहुत ही, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में ये कह दिया है कि भाई जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है, लाइफ एंड लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 में बात है, वो फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है आर्टिकल 21। तो उन्होंने कहा जीने के अधिकार में महिलाओं को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी गरिमा की रक्षा कर सकें, वो अपनी अस्मिता की रक्षा कर सकें। ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, ऐसा तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना सारे लोगों को, और महिलाओं को ख़ास तौर से, और उन यंग गर्ल्स को भी समझना ये ज़रूरी है कि आपको भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में एक सुरक्षा प्रदान की है, जहाँ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही है, जीने के अधिकार की बात कही है। उसमें ये भी एक जीने के अधिकार में शामिल है कि आप अपनी अस्मिता की, आप अपनी शील की, आप अपनी लज्जा की रक्षा कर सकें। और ये रक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का पार्ट अब बन गया है जी। इसके बाद आगे चलते हैं तो भारत के संविधान के अंतर्गत जितने कानून बनाए, जैसे चाहे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, या और वुमेन्स इन्होंने कमीशन बनाए हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ जो कानून बनाए हैं, उन सब में भी यही सारे प्रावधान डाले गए हैं कि जो महिला की अस्मिता की और उसकी गरिमा की रक्षा करने के ध्येय से बनाए गए हैं जी। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ये बात कही है कि सरकार को महिलाओं की सुरक्षा से और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित कठोर कानून बनाने चाहिए। न केवल उन कानूनों को बना करके कागजी रूप दिया जाए, बल्कि उनको प्रचारित भी किया जाए, उनको सबको बताया जाए, पढ़ाया जाए कि आपको ये अधिकार है। आज यदि कोई महिला पुलिस स्टेशन जाती है इत्तेफाक से, तो उस महिला को पुलिस स्टेशन पे क्या सुरक्षा दी जाएगी,
उसके लिए क्या अलग अलग बाथरूम की व्यवस्था होगी, उसको एक अगर उसकी कोई कंप्लेंट है तो और वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है, पुलिस वालों को बता पा रही है, तो उसको एक वकील की सुविधा दी जाएगी। उसको कहा जाएगा अगर वो वकील लाने की स्थिति में नहीं होगी तो वहाँ थाने में भी एक लिस्ट होगी इस बात की उनमें से किसी योग्य वकील को उसके लिए चुना जाएगा कि भाई ये कंप्लेंट करने आइए, आप इसकी मदद करिए इस शिकायत करने में। और बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि यदि वो शिकायत करती है तो उस शिकायत में ये उल्लेख किया जाएगा कि हमने इस महिला को ये सुविधा प्रदान की। जी बिल्कुल। तो भारत का संविधान तो महिलाओं की रक्षा करने का संविधान मैं सोचता हूँ कि आज की तारीख में बन गया है। जी, तो रक्षा करने के लिए संविधान तो है और जागरूक करने के लिए हम कार्यक्रम भी, जो विषय है कार्यक्रम में वो आपके लिए लेकर आए हैं। नई चेतना में हम लिंग आधारित हिंसा के बारे में आज बात कर रहे हैं। और अगर कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में हर 3 में से 1 महिला जो है वो शारीरिक या यौन हिंसा से पीड़ित होती है। अब जो हिंसा में आखिर आता क्या क्या है ये हम जानते हैं दीपिका सूरी जी से। थैंक यू। ये जो है जैसे हम लोग पुलिस स्टेशन में रहते हैं, थाने में रहते हैं, अलग अलग फॉर्मेशंस में रहते हैं। तो जैसे आपने जैसे बोला कि नई चेतना अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें भी जो सर्वे पहले किया गया उसमें ये था कि 77% महिलाएं जो है वो बताती नहीं है कि उनके साथ हिंसा है, जो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्राइम। तो फिर भी जो अलग अलग तरीके के क्राइम हैं जो रजिस्टर होते हैं वो हैं जैसे आपका क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड 498A जैसे जो हो गया, फिर आपका एसिड अटैक हो गया, रेप हो गया, आपका क्या कहते हैं जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट हो गया, भ्रूण हत्या हो गया। तो अगर आप एक तरीके से देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हैं, बट इसमें जो मेजर चीज़ हम लोगों को देखने की ज़रूरत है कि इसमें महिलाएं आएँ, रिपोर्ट करें। जैसे जस्टिस साहब ने भी बताया कि क्योंकि महिलाएं जो हैं हम लोग के साथ बहुत सुविधाएं हैं। अब जो थाने में हैं हम लोगों ने जैसे जैसे 1000 थानों में मध्य प्रदेश के थानों में हम लोगों के ऊर्जा महिला डेस्क है, तो उसमें जो है महिलाएं हैं वही आपकी कंप्लेंट सुनेंगी भी, वो लिखेंगी भी आपसे, क्योंकि आदमी जो है या जो महिला है वो असहज महसूस ना करे, मतलब वो उसको सहजता से अपनी सारी बात कह सके। तो जैसे सपोर्ट है वो है महिला डेस्क भी इसकी कि वो उसका समाज के साथ एक बहुत अच्छा समन्वय हो गया है, तो हम एक तरीके से सखी योजना भी है। तो बहुत सारी ऐसे जो है वो मतलब नई नई योजनाएं भी हैं और कानून भी हैं, बल्कि जो एक तरीके का वाटरशेड हम लोग कहेंगे, वो कहेंगे कि आपका जो 2013 में जो अब हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट कानून इंडियन पीनल कोड है, तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे अगर हम सिर्फ कहते हैं रेप की बात है या 354 जो कि आउटरेजिंग मॉडेस्टी की बात है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए गए हैं, उनके प्रकार डिफाइन कर दिए गए हैं। पॉक्सो जो है 2012 में आ गया है, उसमें बच्चों के विरुद्ध भी जो अपराध हैं और जो छोटे छोटे, पहले क्या है कि बहुत सारी, जैसे मुझे याद है एक बार एक महिला मेरे ऑफिस में आई थी, उन्होंने मतलब मुझसे स्पेशल टाइम लिया और उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे के साथ, और ये बिफोर, ये मैं आपको 2008 की बात कर रही हूँ, तो देन शी सेड कि मेरे बच्चे को कोई जिसको मैं जानती हूँ छत पे ले गया और उसके साथ उसको इनडिसेंट टचिंग वगैरह की, अब मैं क्या करूँ। तो आई टोल्ड हर कि हम लोग आगे प्रक्रिया लेने को तैयार है, बट क्योंकि उस टाइम ऐसे कानून आगे नहीं थे। जैसे अगर आप देखो पॉक्सो बहुत संवेदनशील कानून है जिसमें पूरी प्रक्रिया अलग से कोर्ट बने गए हैं, अलग से क्या कहते हैं आपकी बात सुनी जाएगी, इन कैमरा होगा, आपके साथ चाइल्ड फ्रेंडली क्या कहते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो बात सुनेगी आपको, बाकी सभी। तो बहुत सारे अब ऐसे प्रावधान हो गए हैं जिसमें कि महिलाएं और बच्चे जो हैं आराम से आकर के बोल सकते हैं। तो ये कानून भी है और रचनात्मक बिल्कुल। और भी जैसा स्क्रीन पर ये फोटो दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं हम सभी की इसमें भागीदारी होनी चाहिए कि बस बहुत हो गया, अब हम इस चीज़ को नहीं सहेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 77% जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो ये उत्पीड़न होता है वो केसेस रिपोर्ट भी नहीं करती हैं और शायद दूसरे लोगों को बातचीत भी नहीं की जाती है उसके बारे में। तो हम सभी को आगे आके और इस चीज़ पर बातचीत करनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा केसेस आते हैं सामने तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसा कि बच्चों की बात की आपने कि बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होती है, ख़ास तौर पर बच्चियों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे में गोहिल जी क्या कुछ अधिकार हैं जो बच्चों को प्राप्त हैं? लड़कियों के खिलाफ अगर कोई हिंसा होती है, उनका शोषण किया जाता है, तो क्या कुछ कानून कहता है इसके बारे में? मैडम ने अभी जैसे आपको पास्को की बात कही,
पास्को एक बड़ा 2012 में जो आया वो बालकों के लिए ही है। 15 साल से नीचे के बच्चों के साथ अगर कोई अपराध किया जाता है या उनके साथ कोई सील भंग किया जाता है या उनके साथ रेप होता है या कोई भी उसकी मॉडेस्टी को कोई नुकसान अगर पहुंचाने की चेष्टा होती है, अब आजकल तो उसके लिए एक बड़ा कठोर कानून बनाया है। आपको ख्याल होगा, मैं आपको 2 बातें याद दिलाऊंगा। एक भंवरी बाई का केस हुआ था राजस्थान का। उसमें क्या हुआ था कि भंवरी बाई एक सोशल वर्कर थी। वो किसी गांव में गई और उस गांव में उसको पकड़ के कुछ गांव के लोगों ने उसके साथ गैंग रेप हुआ उसके साथ। वो उसके ट्रायल चली, वो एक अलग पार्ट था। उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी फिर PI दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी गाइडलाइंस इशू करी, जो विशाखा गाइडलाइंस के नाम से बड़ी फेमस है 2013 में। और बल्कि उन विशाखा गाइडलाइंस का तो असर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ जो काम करने वाली महिलाएं हैं सुप्रीम कोर्ट के उसमें और हाई कोर्ट्स में और कोर्ट्स में जो महिलाएं काम करती हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशाखा गाइडलाइन के तहत रेगुलेशंस बनाए कि भाई कैसे अगर किसी कोर्ट में काम करने वाली महिला के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार होगा, समझे, कोई इस तरह की घटना होगी या कोई सीनियर ऑफिसर या कोई भी कर सकेगा तो वो कहाँ रिपोर्ट करेगी, उसके लिए कैसे कमेटी बनाई जाएगी, कौन इसको डिसाइड करेगा। तो उस तक की उनको यानी कि दे दिया। और ये दे दिया कि अगर कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा तो एक बॉक्स होगा हर ऑफिस में, जिस बॉक्स में वो कंप्लेंट डाल सकेगी ताकि वो सीनियर मना ना कर सके। और एक रिपोर्ट रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें उन सारी जो बॉक्स से कंप्लेंट प्राप्त होगी वो कंप्लेंट कहाँ दर्ज की रिकॉर्ड रखा जाएगा उनका, और उस पर क्या कार्रवाई की गई उसकी भी पूरा विवरण रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जी। ये हुआ। तो विशाखा गाइडलाइंस ने अब ये मैंडेटरी हो गया हर ऑफिस में। विशाखा गाइडलाइंस के तहत हर ऑफिस में महिलाओं के साथ में जो भी कोई अनैतिक आचरण होता है उसके लिए एक प्रबंधन बना दिया गया जो रखना बहुत जरूरी है। जी, इसके अलावा और क्या कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है इसके बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन आपके लिए ही एक प्रश्न है। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, आपके लिए ही उनका प्रश्न है। इसके बाद क्या हो गया जी, इसके बाद क्या हो गया 2012 में एक देश में बड़ी घटना हुई जिसे निर्भया कांड के नाम से क्षमा चाहती हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं विपिन जी सागर से, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हाँ मैम नमस्कार। जी नमस्ते मैम, मेरा सवाल ये था, आज हम जिस कानून के बारे में बात कर रहे हैं नई चेतना, तो नई चेतना और पॉक्सो एक्ट इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये जानना था। देखिए ऐसा है कि नई चेतना एक कार्यक्रम है केंद्र सरकार का जिसके तहत वो गांव-गांव में इस बात की जागृति लेना चाहते हैं कि भाई पास्को क्या है, ताकि पास्को के प्रावधानों के बारे में, पास्को की थोड़ी भूमिका के बारे में सारी महिलाओं को और बालिकाओं को बताया जाए, पढ़ने वाले कॉलेज के बच्चों को बताया जाए कि भाई पास्को क्या है। एक ये कानून है जिसका पूरा नाम है पास्को का, शायद प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट क्या कहते हैं, हाँ ये सेक्सुअल ऑफेंसेस, हाँ सेक्सुअल ऑफेंसेस के। हाँ। तो पास्को उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो पास्को एक कानून है जिसके तहत यदि 15 साल से नीचे की किसी बच्ची के साथ, बालिका के साथ अगर कोई लैंगिक हिस्सा होती है, कोई उत्पीड़न होता है लैंगिक, तो उसके लिए उसका कैसे ट्रायल होगी, कितनी सज़ा होगी, ये सारे प्रावधान पास्को के कानून में है और बड़े गंभीर है। अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा था, पास्को से ही रिलेटेड जो है, जब निर्भया कांड हुआ तो इसके बाद एक भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस करी और उस रिकमेंडेशंस के आधार पर IPC तो आप समझते हैं ना, भारतीय दंड संहिता, उसमें प्रावधान किए गए बहुत सारे। 354 को बहुत ज़्यादा व्यापक बनाया गया। अब तो बैड टच भी एक 354 के अंतर्गत एक कानून है। यदि आप किसी बच्ची को किसी बुरी नियत के साथ अगर टच करते हैं, जिसे बैड टच कहा जाता है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में है। उसके लिए भी दंड प्रस्तावित किया गया है। बिल्कुल। और दीपिका सूरी जी, आपसे जैसे बच्चों की बात चल ही रही है, अब जो छोटी बच्चियां होती हैं कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं होता है कि उनके साथ अगर किसी ने कुछ ऐसा बोला है जो कि ऑफेंसिव है, या फिर अगर लिंग के आधार पर उन पे कोई हिंसा की जा रही है, अब जो टच है वो कैसा है, तो बच्चों को कैसे समझ में आए या समझाया जाए जिससे वो अपनी परेशानी है, अगर कुछ उनके साथ होता है तो वो अपने बड़ों को बता सकें।
आई थिंक इसके लिए जो बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही, और अगर आप देखेंगे तो ये इसमें सभी की भूमिका है, मतलब चाहे हम समाज के लोगों को कहें या हम टीचर्स को कहें, पेरेंट्स को बोलें, पुलिस को। तो अगर मैं पुलिस से स्टार्ट करूं क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, तो पुलिस वाले भी जा करके अलग अलग समय पे बहुत सारे अभियान हुए हैं जिसमें उन्होंने सेफ टच और अनसेफ टच के बारे में बताया है। और मतलब इसमें जैसे मेरे को याद है 2-3 साल पहले एक सम्मान अभियान था, एक असली हीरो का कॉन्सेप्ट था कि जो अच्छी तरीके से सपोर्ट करे अगर महिला को, तो उसमें एक असली हीरो वाला था। और ये जो गुड टच बैड टच, उसको अभी अब नाम चेंज हो गया, सेफ टच एंड अनसेफ टच, तो उसके बारे में बताया जाए। पेरेंट्स को भी शुरू से मतलब ये जो है कि ज़रूरी है कि चाहे बच्चा मतलब एज अप्रोप्रिएट, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ उम्र में आप बहुत छोटी चीज़ बताते हो कि अगर आपको ये 3 जगह है, कहीं कोई छूता है, छाती पे छूता है, प्राइवेट पार्ट्स पे छूता है, पीछे छूता है, तो आप ये जो है इसमें जा करके अपने, जैसे हम लोग कहते हैं नो गो एंड टेल। नो मतलब सबसे पहले बच्चा ये बोले कि नहीं, फिर गो, वहां से उस स्थिति से हट करके निकल जाए, और फिर किसी पे जो विश्वास है, चाहे पेरेंट है या कोई पुलिस ऑफिसर है या टीचर है, उसको बताए। तो ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी ये रहता है कि उनको भी, टीचर्स को ये ज़रूरी है कि देखें, बच्चों से पूछे, इस पे डिस्कशन रहे, देखें कि कहीं पे आपको बच्चा अलग तरीके से बिहेव तो नहीं कर रहा है, बैठने में उसको दिक्कत आ रही है, कुछ बोलने में, या एकदम से उसके बिहेवियर में कोई चेंज हो गया है, फिर उससे पूछें। हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है घर के बाहर कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब मिल करके एक बार ये करें, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे डिस्कशंस और बढ़ते चले जा सकते हैं। जैसे आप ये नो गो टेल वाला तो बिल्कुल छोटे बच्चे को भी समझा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि 3 जगह यहाँ पे किसी को अधिकार नहीं है, मतलब सिर्फ ये आपका अपना शरीर है। क्योंकि बहुत सारी ये, जैसे मैं ये जो, इसीलिए ये जो नई चेतना है ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो छुपी रह जाती हैं, बात नहीं होती है, और बच्चा वो जो ट्रॉमा है वो ज़िंदगी भर लेकर के चलता है, क्योंकि उसे याद रहता है कि उस टाइम मुझे किसी ने टच किया था, और वो एक तरीके का फील करता है कि मैं अपने आप को नहीं डिफेंड कर पाया। या बच्चों में एक्चुअली ये बहुत ये मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ गिल्ट होता है, क्या हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमको ये हुआ। एंड इस पे इसीलिए बहुत सारा डिस्कशन भी होने की ज़रूरत है, जैसे क्लास में टीचर्स बात करें, और आजकल तो बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जो सिर्फ इसी मुद्दे पे हैं, जब बच्चों को बताया जाता है अलग अलग स्टेज पे। जैसे मैंने कहा ना, हर एक स्टेज का अपना अपना, कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को देख करके कितना समझ सकते हैं, और इसमें सभी को मिलना पड़ेगा। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इसको करके नहीं, इस चीज़ पे बात नहीं है, हर उम्र के अपना अपना एक लेवल है जिसके हिसाब से आप उस बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या सबसे पहले ये क्या चीज़ है, फिर आप अपने आप को कैसे बचाओ, और फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, मतलब पेरेंट्स को भी बहुत हम लोग को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को आप नहीं छुपाएं, आप आए। और मैं सच्ची बता रही हूँ कि ये जो पॉक्सो के आने से बहुत सारे लोग जो पहले बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते थे, अब अधिकार से आकर के बोलते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा केस हुआ है, हमको तो ये केस रजिस्टर करना है। जी बिल्कुल, तो इसमें हम सभी की ये अवेयरनेस के कारण ही ये संभव हो पाया कि पेरेंट्स भी, अब बच्चों को भी आगे आगे, भाई कोई बैड टच अगर कर रहा है हमको, तो हमें उसको रिपोर्ट करना है, हमको जाके पेरेंट्स को बताना है, टीचर को बताना है, हमारे सीनियर्स को बताना है, जो भी उनके विश्वास का है उसको जाके बताना है घर में, तो वो उस पर उसकी रोकथाम के लिए कुछ करे, उपाय करे। तो ये देखिए ना, ये जो आपका प्रचार प्रसार हो रहा है इस नीति का, है ना, तो ये बच्चों में, जो मैडम बता रही थी कि ये बड़ी सेंसिटिविटी है, ये एक बड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर कोई बैड टच उसके साथ इस तरह का होता है तो ये स्कार उसको जीवन भर याद रहता है कि मेरे साथ फलानी जगह फलाने टीचर ने, फलाने स्टूडेंट ने, फलाने इसने मेरे साथ ये घटना करी थी, और मैं उसको क्यों नहीं रिटालिएट कर पाई उस समय। ये एक उसको कभी कभी ये अपने मन में ग्लानि भी होती है। जी, और कहीं ना कहीं टाइमली इसे रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आपके साथ उस समय पर अगर कुछ ऐसा हुआ है, आप उसे रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और उस समय अगर प्रॉपर प्रोसीजर को अपनाया जाता है, तो जो बच्ची है उसकी काउंसलिंग की जाती है, तो वो जो एक मेंटल ट्रॉमा होता है बचपन में, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसीलिए अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है, किसी भी बच्ची के साथ, तो आप उस चीज़ को ज़रूर रिपोर्ट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल वायलेंस की, तो ऐसे में आपने जैसा कि बताया कि बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अगर मैरिटल रेप के बारे में काफ़ी न्यूज़ में भी हमने देखा कि काफ़ी कुछ चर्चा में रहता है, आखिर ये क्या होता है, किस कैटेगरी में आता है? मेंटल वेव,
मैरिटल, मतलब अगर कोई पति है अपनी। हाँ जी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आजकल बड़ी समाज में चर्चा होती है। तो क्या है कि जब आईपीसी में अमेंडमेंट किया गया तो जो हमारे 375 है सेक्शन, जिसमें रेप की डेफिनेशन है, उसमें बाद में ये भी लिखा कि यदि कोई पति अपनी पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है, अगर उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहता है तो वो, और अगर वो रिपोर्ट करती है पत्नी 1 साल के भीतर, तो वो एक दंडनीय अपराध है। उस पर सुप्रीम कोर्ट में जब वो मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एज जो है 15 साल नहीं 18 साल पढ़ी जाए जी। और ये बड़ा एक रिमार्केबल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तो ये एक कानून बन गया कि 18 साल से नीचे की पत्नी के साथ भी यदि आप कोई शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आ सकता है। और यदि उसकी रिपोर्ट अगर की जाएगी तो जी। वो विचारण में ली जाएगी और वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। बिल्कुल। इसी के साथ दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नई चेतना 2.0 जो अभियान चल रहा है, इसमें जागरूकता, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें जागरूक करने के लिए आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लिंग आधारित जो हिंसा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है लेकिन उसने अपने केस को रिपोर्ट नहीं किया है और आपको भी नहीं पता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, उसके लिए आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो एक्सपर्ट है वो मौजूद है। तो आपका जो भी समस्या है या फिर आपके जो जान पहचान में लोग हैं, उनके लिए भी अगर आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। दीपिका सूरी जी, हम अगर साइबर क्राइम की बात करें और हम लिंग आधारित हिंसा की भी बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक दूसरे से मिलता जुलता है? मतलब लिंग आधारित हिंसा क्या साइबर क्राइम का भी एक हिस्सा है? जैसे देखिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस तो है ही, बट अब नए नए तरीके किए जा रहे हैं। जैसे अगर पहले वही चीज़ जो है शब्दों से और सामने आगे पीछे हो रहा था, अब जो है बल्कि क्या कहते हैं, जो चीज़ हम लोग सिर्फ पब्लिक स्पेस में थी या चलिए मानिए घर में थी, अब वो क्या कहते हैं, बच्चा कमरे में अकेला बैठा हो सकता है बट उसके साथ हो सकती है, महिला अकेली बैठी हो सकती है बट क्योंकि एक मोबाइल है या एक क्या कहते हैं इंटरनेट से कनेक्टेड कोई डिवाइस है। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे जो हम लोग को ये आमतौर में जो केसेस आते हैं वो इस प्रकार के हैं, जैसे कि किसी क्या कहते हैं लड़का लड़की में कोई संबंध रहा पहले, जैसे कि एंड फिर जब वो अगर वो इट टर्न्स सार, मतलब वो क्या कहते हैं सही अब रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, लड़की उसमें अब इंटरेस्टेड नहीं है, तो रिवेंज पॉर्न जैसे बोलते हैं कि वो उसने उसकी जो फोटोज हैं जो आपत्तिजनक, उसको या तो उसको किसी आपत्तिजनक चीज़ में रिकॉर्ड कर लिया और उसको जो है पब्लिक कर दिया, या अगर उसकी कहीं शादी होने वाली है तो वहाँ पे वो शेयर कर लिया। तो इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आते हैं। फिर जैसे कि ट्रोल करना, मतलब उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसको फॉलो करना। साइबर बुलिंग हो गया, किसी महिला को जो है, ये चाहे पुरुष हो या क्या कहते हैं लड़की हो, साइबर बुलिंग हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली लड़की, वो हो सकता है। एक हम कहते हैं डॉक्सिंग, जैसे आपने जो है किसी का फ़ोन नंबर जो है, लड़की का फ़ोन नंबर किसी ऐसी आपत्तिजनक साइट पे दे दिया, अब वो जो है वो हर तरीके की फ़ोन कॉल्स क्या कहते हैं रिसीव कर रही है। या कभी कभी जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे डॉक्टर्स ने बीच में कभी कभी रिपोर्ट किया, टीचर्स ने रिपोर्ट किया कि वो जैसे जूम क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें बीच में कुछ ऐसे ही फ्लैश कर दिया कोई आपत्तिजनक फोटो। तो एक्चुअली बहुत इस तरीके के डिसरप्शंस होना, मतलब बहुत सारी जो ये है। और इसमें आईपीसी के अलावा हमारा जो है आईटी एक्ट है वो भी बीच में आता है, और इसमें भी एक है जैसे कि बीच में ऐसे भी चला था, जैसे वो, क्योंकि ये भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है कि जैसे कि कोई प्राइवेट काम लड़की कर रही है तो उसको भी रिकॉर्ड करना, जैसे मान लीजिए चेंज कर रही है या टॉयलेट में है, उसको भी, या किसी चीज़ में वो प्राइवेटली इन्वॉल्व है एंड वो रिकॉर्ड यूजुअली नहीं होता है और उसको रिकॉर्ड करना। तो ये सब भी जो है 2013 में जो है आपका एक तरीके से ताक झाक वाला जो है वो भी एक प्रोविजन ऐड हुआ है। तो ये सब भी अपराध हैं जो रिकग्नाइज किया जाता है। ये मैडम ने सही बताया, ये जो साइबर क्राइम्स आज ज़्यादा बढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है अब सारा फोकस ही शिफ्ट हो गया है मोबाइल पर। बच्चों को आपने मोबाइल दिया, मोबाइल पे कोई भी गलत आदमी मैसेज डालेगा, वो उससे रिप्लाई मांगेगा या उसको टीज करेगा किसी तरह के गंदे मैसेज डाल करके। तो साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं एंड दे आर गवर्न बाय आईटी एक्ट ऑफ 2000। आपने बताई तो मुझे याद आया, जैसे ग्रूमिंग,
मतलब आपने क्या की थी, जैसे आपने मैसेज वाली बात की, तो मतलब आपने प्रिटेंड किया, आप क्या कहते हैं, आप भी 18 साल के हो, दूसरी लड़की है वो भी 17-18 साल की है, एंड यू काइंड ऑफ, मतलब आप उसको मैसेज भेजते रहो, और मतलब या बच्चे को भी ग्रूम करो, उसको भी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे बच्चा है उसको बोलो अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, तो उसको रिकॉर्ड कर लेना, फिर उस बच्चे को ब्लैकमेल करना, और भी वो चाहिए। एंड कुछ चीज़ें जो बच्चों को खुद भी और महिलाओं को खुद भी समझनी चाहिए कि किस तरीके का सेल्फ जनरेटेड कंटेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि मेरा तो इसके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो मैं इसको ये अपनी एक फोटो भेज दूं या वीडियो भेज दूं, बट उसका मिसयूज होता है, हो सकता है वो ना यूज करे बट किसी और के हाथ में आ जाए, और ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, मतलब आपका जो आप इंटरनेट पे डालते हो उसको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और मानो हमने एक साइट को ब्लॉक कर दिया, उससे निकाल दिया, बट वो कहीं और रिकॉर्ड होकर के पहुंच गया, या उसकी आईपी एड्रेस चेंज हो किसी गई, ने फॉरवर्ड कर दिया दूसरी साइट पर, तो हाँ मुश्किल होगा उसको चेस करना। हाँ, तो इसलिए ये आजकल साइबर क्राइम तो बहुत बढ़ गए हैं, रोज ही घटनाएं साइबर क्राइम की आ रही हैं जी। और आज जो लड़कियां जो एक कास्ट डिस्टर्बेंस आ रहा है, और लड़कियों जो घर छोड़ करके, लड़कियों को मालूम होता है कि आज वो 18 साल की हो गई, उनके पास एज सर्टिफिकेट होता है, उनके पास मार्कशीट होती है, और दूसरे दिन क्राइम हो जाता है, दूसरे दिन वो लड़के के साथ घर से भाग जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज मैं 18 साल की हो गई, और जाकर के शादी कर लेती हैं, जो उसको पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता। तो ये जो एक नया एक फिनोमेना अभी समाज में चल रहा है साइबर क्राइम के थ्रू, इसको चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके मामले में जागरूकता भी समाज में पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या इसमें कुछ कानून भी बनाए गए हैं इसके लिए? हाँ, कानून आईटी एक्ट है ना, आईटी एक्ट 2000 में बना दिया। आईटी एक्ट में सारे प्रोविजंस को कि आप साइबर क्राइम अगर आपके साथ होता है तो आप साइबर क्राइम सेल है, उसमें आप रिपोर्ट करेंगे, साइबर क्राइम उसको फॉलो करेगा और उन पर एक्शन लेगा, उन पर केसेस चलाएगा, उनको रजिस्टर करेगा, उनमें इंक्वायरी करेगा। तो साइबर सेल बने हुए हैं। और देखिए, एक चीज़ तो है कि कानून होना, और दूसरी चीज़ है कि मतलब एक जो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों और पेरेंट्स में जो है एक बहुत डीप कन्वर्सेशन रहना, मतलब शुरू से ही, बचपन से ही, एक जैसे आपने बोला बच्चों के विरुद्ध जो सेफ टच अनसेफ टच है, तो बाकी भी जो है एक तरीके का परस्पर संवाद जो है माँ बाप में और पेरेंट्स में, कि मतलब एक दूसरे को ट्रस्ट करने का, पूरे टाइम जजमेंट नहीं करने के लिए। और बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आई नो जैसे कि जो अडोलेसेंस की एज होती है, बच्चे भी रिबेल करते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं कि डिसिप्लिन में रहें, तो वो आसान नहीं है पूरा वो करना। हाँ, उसको हाँ, बट बच्चों के डिसिप्लिन को आज की तारीख में, साइबर डिसिप्लिन को मैनेज करना बहुत मुश्किल पेरेंट्स के लिए भी होता जा रहा है घर में। हाँ, लेकिन और कहीं ना क्योंकि कहीं रात को वो कमरे में अकेले सो रहे हैं, उनकी चैट चल रही है, अब उस चैट का नतीजा कहाँ पहुँच रहा है वी डोंट नो, पेरेंट्स को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है कल सुबह घर में। तो ये जो साइबर क्राइम हैं, दे आर वेरी डेंजरस क्राइम्स, एंड मोर देन दे आर अफेक्टिंग द सोसाइटी वेरी डीपली। जी बिल्कुल, और दीपिका सूरी जी ने हमें यही बताया कि इसके लिए हमें एक कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, और वैसा है कि आपको जज नहीं करना है, डांटना नहीं है, अपने जो बच्चा है घर में उसे इन सब जो अधिकार है उसके प्रति जागरूक करना, जिससे अगर खुदा ना खास्ता उस बच्चे के साथ, बच्ची के साथ कोई परेशानी जाती है तो वो सीधे आपको बता पाए और उस पर एक्शन लिया जा पाए। अब जब एक्शन की बात चल रही है तो दीपिका सूरी जी, आपके पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, तो ऐसे में क्या प्रोसीजर रहता है? अगर किसी महिला ने कंप्लेन की है आपके पास, तो नाम से लेकर क्या कुछ प्रोसीजर रहता है वो जानते हैं? देखिए, ये ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको वो मदर का केस बताया, जो क्या कहते हैं, आदमी संकोच करता है पूरा जो लीगल प्रोसेस में जाने में, इसलिए क्योंकि उसको लगता है नाम आउट हो, लंबा बदनामी प्रोसेस होगी है समाज में, ऐसा लगता है उन्हें। और क्या कहते हैं, डबल विक्टिमाइजेशन हो, या हो सकता है कि मतलब अभी तो आपने रिपोर्ट कर लिया, बट आगे कितना है, तो ये सब चीज को देखते हुए मतलब जो है बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे कानून में भी एक प्रावधान डाल दिया है कि पीड़िता की नाम छुपाया जाएगा, पीड़िता का नाम नहीं बताया जाएगा। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी XYZ लिखा जाएगा, पीड़िता का नाम नहीं लिखा जाएगा, ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। ये भी एक है। बल्कि महिलाओं को तो अभी एक अधिकार दे दिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, कि कोई महिला यदि किसी बच्चे की माँ है तो आप महिला को ये कंपेल नहीं कर सकते कि भैया इसके पिता का नाम बताओ, हु इज़ द फादर ऑफ दिस चाइल्ड। ऐसा नहीं कंपेल कर सकते। अगर उसने लिखा दिया कि इसकी माँ का नाम यह है तो दैट इज़ सफिशेंट। ऐसा एक बार हो चुका है, एक पासपोर्ट के मैटर में हुआ जी। पासपोर्ट में मदर ने कहा, उस कॉलम था उसमें कि भाई पिता का नाम बताओ, पिता का नाम उसने लिख के माँ का नाम लिख दिया, तो
पासपोर्ट का ऑफिस का वो जो सॉफ्टवेयर था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस फॉर्म को, क्योंकि उसमें फादर का नाम नहीं लिखा था। बिल्कुल। तो जब उन्होंने मना कर दिया पासपोर्ट, देन दिस वाज चैलेंज बिफोर द कोर्ट ने कहा भाई सॉफ्टवेयर बदल दो, आप उसमें आप माता या पिता का दोनों का ऑब्लिक कर दो। बिल्कुल, तो सिर्फ माता का नाम दिया जाए तो वो भी काफी होता है। इसी के साथ ये भी एक समाज में बड़ा क्रांतिकारी कदम गोयल जी हमारे साथ कार्यक्रम में कॉलर जुड़ गए हैं। दिनेश याग्निक जी रायसेन मध्य प्रदेश से, इनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते मैडम, मेरा प्रश्न मैं आदरणीय गीता सुनील जी मैडम से करना चाह रहा हूँ। जी हाँ। ये हम लोग चाहते हैं कि ये इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है और कमी है इसमें भी जागरूकता की, तो हम लोग अपनी भूमिका, एक आम व्यक्ति किस तरह से अपनी भूमिका इसमें निभा सकता है? हाँ नहीं, अब ये देखिए, हम लोग भी हमेशा ये बोलते हैं कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि महिला को जागरूक होना है, जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं रहेगा। जैसे अभी भी अगर आप देखें, जो पहल अभी भोपाल पुलिस और बाकी भी मैं देखती हूँ जिलों की पुलिस कर रही है, वो है कि मतलब अभी जैसे मैं 2 अभियान की जैसे बात करूंगी। एक था मैं हूँ अभिमन्यु अभियान, तो उसमें ये है कि वो लड़कों को भी बोल रहे हैं कि ठीक है, लड़कियां तो जागरूक हो रही हैं कि ये हमको अपने आप को कैसे बचाना है या हमारे ये अधिकार हैं, बट लड़कों को भी कि क्या असली हीरो कौन है, असली क्या कहते हैं, मतलब अगर हम हीरो हैं, ये नहीं है कि अगर हम सीटी बजाते हुए जा रहे हैं, बट हम असली हीरो तब हैं हम जब किसी की मदद कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत में है तो हम जा करके उसको मदद कर रहे हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कि समाज में जितने भी लोग हैं, जैसे कि अलग हो सकता है ऑटो चालक, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं जैसे ये मिसिंग गर्ल्स का है, तो वो लड़की कैसे गई, स्कूटर से गई, वो गई आपके बस से गई, तो ये लोग भी जो है या कोई उसको ले जा रहा है या रेल में ले जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी हमारे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे मैं एक केस और आपको बताऊंगी, वहाँ पे मंदसौर से एक लड़की चली थी, बिल्कुल ट्राइबल एरिया से, इंटरनल एरिया से, वो पहुंची भोपाल और भोपाल से वो जा रही थी पंजाब, और क्योंकि उसकी स्नैपचैट पे किसी से दोस्ती हुई थी, तो इतनी दूर जो लड़की कभी अपने गांव से आगे नहीं निकली, वो इतना पूरा सफ़र कर रही थी, एक मोबाइल, और जब उसको क्या कहते हैं, उसने ऑटो ड्राइवर को कहा कि मेरे नाक का लौंग ले लो, इसी को बेच करके तुम इसका पैसा ले लेना, बिकॉज उसके पास नहीं था। तो वो ऑटो ड्राइवर को पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है और उसने जाकर के थाने पे रिपोर्ट किया, और फिर वो लड़की जो है वापस अपने घर पहुंची। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि सब जो है यूनिफॉर्म पहन करके तैयार हों और तभी वो हेल्प कर सकते हैं। आसपास मतलब बहुत सारे, एंड ये भी नहीं मतलब लड़का लड़की बड़े छोटे सब इस अभियान में, एक तो सही मानसिकता रहनी, अगर आप क्या कहते हैं कि नारी के प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, कि इनके भी अपने अधिकार हैं, इनको भी क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं एक बॉडी पे अधिकार है। अगर हम बस पे बैठे हैं तो हम देखें कि उनको हम ज़बरदस्ती छू नहीं रहे हैं, क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं अगर सीट है तो उनको दी जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, अगर हमारा सोच ठीक होगी तो हम अपने आप 10 रास्ते निकाल सकते हैं कि हम किस प्रकार से ऐसा माहौल अपना बनाएं। जैसे अभी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट या इंटरनल कमेटी की बात हुई, कंप्लेंट्स कमेटी की, तो जैसे अगर मानते हैं, अगर हम देखते हैं कि हमारे ऑफिस में कोई है जिसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, तो हम आकर के हम भी तो गवाही दें, हम भी बोलें। तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे जैसे करेज इज कॉन्टेजियस, अगर एक आदमी आगे खड़ा होता है, और बहुत सारे बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आए थे जिसमें देखा कि ठीक है अगर आप नहीं बोल नहीं सकते, आप उसके साथ खड़े हो जाइए, आप उसको बाद में जा करके कहिए, इंस्टेड ऑफ कि 10 लोग उंगली उठाएं और बोलें कि ये देखो इस महिला का तो इसके अंदर भी कुछ गलती होगी। नहीं, आप सोचो कि हाँ वो बेचारी आज उसके साथ हुआ है, किसी और के साथ कहीं हो सकता है, तो उसका सपोर्ट करना बोल करके, क्योंकि इस अभियान में एक मेजर ये भी है कि हम सर्वाइवर को कैसे मदद करें, कि जो जिसके साथ ये घटना घटित हुई है उसका क्या ट्रॉमा है, संवेदनशील होना, जागरूक रहना, और अपना एक तरीके से सोचना कि इसका जो है इस प्रकार का माहौल हम अपने आसपास नहीं होने देंगे। उतना सोचना और कुछ कुछ छोटा छोटा करते रहना, वो भी अपने आप में बहुत है। मैडम, ये जो कॉलर थे रायसेन के, इनको एक सलाह ये भी दी जा सकती है कि ये अगर सोशल वर्क करना चाहते हैं तो ये क्या करें कि किसी गाँव में जा कर के, गाँव में पंचायत होती है, शाम कोई आंगनबाड़ी होता है, कोई छोटा सा स्कूल होता है, वहाँ जा कर के ये लोगों को इस तरह के जागरूक कर सकते हैं कि भाई देखो आपको ये अधिकार हैं। छोटी बच्चियों के साथ बेड टच के खिलाफ उनको जाके बता सकते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और बता सकते हैं कि भाई अगर आपके साथ कोई इस तरह की उत्पीड़न की बात करता है, कोई हिंसा की बात करता है कुछ आपके साथ, तो आप उसकी रिपोर्ट कहाँ जाके कर सकते हैं। आप
उनसे पूछ सकते हैं, क्लास टीचर इसमें मदद कर सकता है बच्चों की। तो ये सारी बातें अगर ये थोड़ी मदद करना चाहते हैं, ये सज्जन समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये जाकर के वहाँ के लोकल पुलिस की मदद से इस तरह की शिक्षाप्रद बातें बच्चों को बता सकते हैं। जी बिल्कुल, और हम बहुत सारे लोगों से आए दिन मिलते जुलते रहते हैं। ऐसे में अगर हम किसी बच्चे से मिल रहे हैं, कोई बच्ची है, तो उसे भी हम बातों बातों में इन सारी चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं। किसी महिला से बात करते हैं तो इन सारी जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, इन पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा विषय जिस पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है वो है रैगिंग, और ऐसे में बच्चियाँ कैसे इससे प्रभावित होती हैं, क्या कुछ कानून कहता है इसके बारे में, ये हम जानते हैं गोहिल जी से। देखिए क्या है, मैनेज ऑफ रैगिंग जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से छोटे स्कूलों में तो नहीं, किंतु कॉलेज लाइफ में जैसे ही बच्चे कॉलेज में एंटर होते हैं, चाहे किसी भी, तो वहाँ रैगिंग से उन्हें मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आईटी इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ रैगिंग की, और कई बार तो मैंने तो ऐसे केसेस भी मेरे ज्ञान में आए हैं कि किसी बच्चे के साथ रैगिंग करी और वो इस सीमा तक रैगिंग करी कि वो बच्चा फेंट हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ करके उसके पेरेंट्स का पूरा जीवन भी उसको सुधारने में, उसके इलाज कराने में, उसको एक अपनी लाइन में जोड़ने में पूरा खर्च हो गया। उसका करियर बनाने में बन नहीं पाया, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ चुका, पढ़ाई पूरी कर नहीं पाया। और कोई एक अच्छा अगर एक बच्चा है और अगर उस बच्चे के साथ इस तरह की घटना हो जाए तो पूरा परिवार ही उससे प्रभावित हो जाता है। जी गोहिल जी, अगर तो किसी इस बच्ची मैनेज के के साथ लिए ऐसा होता फिर है, गवर्नमेंट फिर इसके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जी इसको समझ करके कुछ रेगुलेशंस 2009 में बनाए कि रैगिंग को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। फिर कॉलेजेस के ऊपर जिम्मेदारी डाली, उन्होंने कहा आपके यहाँ कमेटी होनी चाहिए, रैगिंग की रिपोर्ट होनी चाहिए, और उस रेगुलेशंस के बाद रैगिंग में अब बहुत सारी कमियां आई हैं और उसमें काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है, और रैगिंग की अब रिपोर्ट होने लगी। वरना पहले तो स्टूडेंट से, रैगिंग करने वाले स्टूडेंट से टीचर भी डरते थे कि भाई इनके खिलाफ क्या एक्शन लें, वो चूँकि वायलेंट हो जाते हैं, वो उनके ऊपर टीचर को भी हमला कर सकते हैं। तो अब मगर ये जो रेगुलेशंस बनाए हैं 2009 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके बाद इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और अब एक बच्चों को हिम्मत भी आई है कि जिनके साथ रैगिंग हो रही कि वो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस के जो। गोहिल जी, एक और प्रश्न है मेरा इसी से संबंधित। एक तो हो गया रैगिंग से संबंधित जो कानून है, तो अगर किसी बच्ची के साथ कुछ होता है, कुछ गलत होता है, तो क्या उसमें सिर्फ रैगिंग का जो उससे संबंधित कानून है वो लगाए जाएंगे, या फिर अलग से भी जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं वो इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह की बच्ची के साथ में कृत्य किया गया है, किस तरह का व्यवहार उसके साथ किया गया है। अगर मान लीजिए वो जनरल लॉ में कवर होता है, आईपीसी की धाराओं में कवर होता है, तो उसमें कवर हो जाएगा। यदि वो किसी दूसरे कानून में कवर होता है, मानवाधिकारों के संरक्षण के कानून में कवर होता है, साइबर लॉ में कवर होता है, तो डिफरेंट कानून जो बने हुए हैं वो डिफरेंट कानून से गवर्न होगा जी। और बच्चियों के लिए भी ये संरक्षण है। 15 साल के बच्चों के लिए तो काफ़ी सारे स्कूलों में आज संरक्षण किए गए हैं। स्कूल्स को गाइडलाइंस जारी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। कलेक्टर के ऑफिस में एक सेल होता है, पुलिस स्टेशन पे एक सेल होता है उसको रिपोर्ट करने के लिए। तो ये सारे के सारे अभी व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल। इसी के साथ दर्शकों, अगर आपको भी और जानकारी लेनी है कि अगर कोई ऐसा लड़का है कि लड़की सामने से निकल रही है, ऐसे में वो उसे स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, उसने कोई ऐसी बात कही जो कि सही नहीं है, तो क्या इस पर भी केस हो सकता है? ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये तो आम तौर की बातें हैं, मतलब चलता रहता है, लेकिन चलता नहीं है, क्योंकि इस पे कानून बनाए गए हैं। और क्या कुछ आता है कानून के दायरे में, इसको जानने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है कार्यक्रम के दौरान आपको दिखाए जाते रहेंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तो आप संपर्क करके कोई भी अगर आपकी जिज्ञासा है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दीपिका सूरी जी, एक सवाल मेरा आपसे था कि एक्शंस के बारे में मैं जानकारी ले रही थी कि अगर उदाहरण के तौर पर एक महिला को ले ले जिसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, ऐसे में अगर वो संपर्क करती है तो आपने सबसे पहले बताया कि नाम को जो है गुप्त रखा जाता है। इसके बाद क्या कुछ प्रोसीजर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि रिपोर्ट नहीं की जाए केस को? हाँ, ये एक्चुअली घरेलू हिंसा में यही प्रॉब्लम है कि महिला जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी,
मतलब जो मैं अलग अलग स्थितियां बता रही हूँ, या बच्चे रहेंगे जी। तो उसमें वो रहता है कि वो मार भी खा रही है और क्या कहते हैं वो मतलब वो थाना तो पहुंच जाती है, वो ये बोल देती है कि इसको समझा दो, डांट दो, इसको एक दिन के लिए बंद कर दो, बट वो पूरा जो कानूनी प्रक्रिया है पूरा वो फॉलो करने को बहुत बार तैयार नहीं रहती है। तो और उसमें तो मैं कहूँगी कि वो भी मेरे ख्याल से 10% होंगी, बहुत सारी ऐसी हैं जो थाने तक भी नहीं पहुँचती हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे हम जो बात करते हैं ज्योग्राफीज ऑफ जस्टिस के, पहले जब प्रॉब्लम होती है तो आदमी घर पे जाता है, नहीं होता है आगे कम्युनिटी में जाता है, नहीं होता है तो फिर आप क्या कहते हैं थाने तक पहुँचते हो। तो और कुछ लोगों को ऐसे पारिवारिक मर्यादा का भी वो फिक्र रहती है कि हमारे समाज में, क्योंकि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये जो चीज़ है ये मेरे ख्याल से स्लम्स में हो रही है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे हर तरीके के परिवार में भी ऐसी स्थिति की सूचनाएं हम लोग को भी मिलती है और हम लोग जानते भी हैं कि है। तो इसमें जो है कि थाने पे है, जैसे कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको बिल्कुल भी अपनी शक्ल थाने पे नहीं दिखानी है तो डायल 100 की व्यवस्था है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हो। वहाँ पे आपके पास जो है लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, आप थाने पे आ सकते हो, वहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी जैसे मैंने कहा ऊर्जा महिला डेस्क है, तो वो जो डेस्क है उसमें महिलाएं ही रहती हैं, तो आपकी जो बात है वो महिलाएं ही सुनेंगी। अगर आपको लगता है कि वैसे तो उसमें रहता है कि वैधानिक प्रावधान रहता है जिसमें आप केस करते हो, लेकिन आपको बिल्कुल अगर लगता है कि ऐसे नहीं है तो डालसा द्वारा भी जो है वो क्या कहते हैं ऑनलाइन मीडिएशन का भी है, और क्या कहते हैं वैसे भी जो है कुछ ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे बातें हो सकती है, हस्बैंड को भी बुलाया जा सकता है, वाइफ को भी बुलाया जा सकता है, बातचीत हो सकती है ताकि कि एक तरीके की समझाइश दी जाए। आई थिंक आज की डेट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग रहती है वो डोमेस्टिक वायलेंस केस, जैसे आपने कहा घरेलू हिंसा के केसेस में रहती है, बट उसमें ये है कि अलग से व्यवस्था है आपको फ़ोन करने की, आपको आने की, आपको क्या कहते हैं लोगों को समझाइश में देने की वो है। जी बिल्कुल। अब बहुत सारे केसेस आते हैं जिसका समाधान तो कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गोहिल जी ऐसा देखिए, दो इम्पोर्टेंट बातें अभी, जैसे एक भ्रूण हत्या की बात शुरू में आई थी, आरंभ में जब चर्चा की थी, तो क्या है कि सरकार ने एक कानून बना रखा है 1994 से कि गर्भधारण के पहले और प्रसव के पहले दोनों स्थितियों में लिंग का कि भाई बच्चा किस उसका है, बेबी है या मेल है फीमेल है, उसका कोई भी निर्धारण नहीं कर सकता है। और भ्रूण हत्या तो एक अपने आप में अपराध है ही है, अपराध की श्रेणी में आता है, मगर उसको रोकने के लिए भी एक उपाय है। सारे आप देखे होंगे, आप जहाँ जाएंगे अस्पतालों में लिखा रहता है कि यहाँ पे लिंग परीक्षण नहीं किया जाता, और इस तरह की ये भी एक जागृति का एक बना। इसके बाद बहुत सारे ऑनर किलिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं जी। कि लड़की अगर कहीं चली गई तो उसके घर वाले उसको मार डालेंगे, उनकी आन बान शान का सवाल होता है कई बार, और वो ऑनर किलिंग के बहुत सारे मामले में भी जी आ रहे हैं। आप जो एक प्रश्न कर रहे थे वो असल में आ रहा था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है हमारा 2015 का, कि बालकों के साथ में कैसे, तो वो तो एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है कि यदि बालक कोई अपराध करेगा तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है डील किया जाएगा। उसके लिए अलग कोर्ट्स हैं, उसकी एज निर्धारित है, उसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित है, कैसे उसकी कंप्लेंट होगी उसका भी एक्ट में पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है। जी बिल्कुल। दीपिका सूरी जी, क्योंकि आमतौर पर एक कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है महिला के खिलाफ, तो ऐसे में उससे पूछा जाता है, नशा कहीं ना कहीं एक उसका कारण होता है, और वो कहता है कि मैं अपने होश में नहीं था, मैं तो नशे में था। तो क्या इस चीज़ को मतलब उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है? कोई बच सकता है ये कहकर कि मैं तो नशे में था? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या कहते हैं मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि ये क्या कहते हैं नशे वाली चीज़ जो है ये क्या कहते हैं बहाना बन जाता है। आदमी को नशा किसी और चीज़ का होता है कि मैं ये पीठ करके निकल सकता हूँ। तो क्योंकि हम लोग जो स्थितियां देखते हैं वो ये भी देखते हैं कि लोगों ने नशा नहीं किया है, फिर भी वो जो है, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब जैसे कि बहुत सारी लड़कियां भी, या अगर आप देखोगे कि लड़की की फैमिली के लोग भी कभी कभी जस्टिफाई करते हैं ये तो मर्द है, ये तो करेगा ही। तो ये नशा आई डोंट थिंक सिर्फ नशा अपने आप में है, बट ये इस चीज को भी लेकर के है कि क्या कहते हैं कि आप ये करके मतलब जो वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑफेंस है, तो वो बात है। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि अब उससे स्थितियां
ज़्यादा निर्मित होती हों। ये भी क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो कभी कभी हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं कि कंप्लेंट्स काफ़ी जो है शाम की तरफ आती हैं जो थाने में होती हैं, तो वो ऐसा कि क्या कहते हैं नशे की हालत में या हस्बैंड आया है, तो इस तरह की भी कुछ स्थितियाँ निर्मित बिल्कुल। होती हैं। इसी के साथ सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से। कार्यक्रम में स्वागत है आपका हार्दिक। बताइए क्या सवाल है? नमस्ते सर, मैं इतना पूछना चाहूंगी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आप किस महत्वपूर्ण स्टेप का आगे बढ़ाने के लिए आप किस स्टेप्स का बढ़ावा देंगे? जी, गोहिल जी से आपका प्रश्न है क्या सवाल है? या दीपिका जी से? एक्चुअली समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ का कि बढ़ावा सवाल क्या देंगे। है? जी, जागरूकता के लिए ही इन्होंने बात की है कि इस चीज़ को लोग जागरूक हो तो किस चीज़ को हमें मतलब कैसे बढ़ावा देना चाहिए इस चीज़ के लिए? वो तो आपका है कि जैसे जागरूकता तो समाज के हर ही क्या कहते हैं जिम्मेदारी है। हाँ, सबकी जिम्मेदारी है। तो इसमें आप नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ जैसे मैंने कहा कि इसमें सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी नहीं है अपनी सुरक्षा करना, समाज की पूरी, और हर पर्सन को, चाहे टीचर हो, चाहे क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे प्राइवेट इंसान हो, चाहे किसान हो, चाहे ऑटो रिक्शा चालक हो, चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो, मतलब इसमें जागरूकता में सबकी भागीदारी जरूरी है। कुछ ये ज़रूर है कि जैसे हम लोग की तरफ से भी कंटेंट बना करके दिया जाता है, जैसे जब जागरूकता अभियान होता है, काफ़ी सारे जो हैं पुलिस के द्वारा भी, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा काफ़ी सारे पोस्टर्स बनाए जाते हैं। आप देखेंगे तो कुछ ट्विटर पे हम लोग डालते हैं, कुछ लोगो करते हैं, कुछ आगे प्रसारित करते हैं, तो वो भी रहता है। और कुछ जो है स्कूल्स कॉलेजेस में, और अगर आप देखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हमारा साइबर सेल है, वो भी इसमें, और महिला बाल विकास वो भी आगे जा करके बहुत उन लोगों की, एंड इसमें जो मैंने देखा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स या पुलिस के जो कर्मचारी हैं या पुलिस में ऊर्जा डेस्क है, उसके साथ भी क्या कहते हैं बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो है एक जागरूकता का कंटिन्यूअस अभियान, अगर आप देखेंगे पुलिस भी चलाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चलाता है, हेल्थ भी चलाता है, एनएसएस भी चलाते हैं, तो एक तरीके से सब लोग चला रहे हैं। एंड ये वही जैसे है कन्वर्जेंस ऑफ सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मतलब सभी लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, तो सभी में ये जागरूकता रहनी चाहिए जिससे जो पीड़ित है उसकी सभी मिलकर मदद कर सके और जो पीड़ित है वो खुद के लिए भी आवाज़ उठा सके। साथ ही साथ बाल विवाह के बारे में दर्शकों हम जानते हैं कि ये एक अपराध है, लेकिन अगर किसी बच्ची का विवाह किया जाता है तो क्या ये एक महिला अपराध में भी आ जाता है साथ में, गोहिल जी? हाँ, महिला अपराध देखिए क्या है, बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून बनाया हुआ है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बना था, 2006 में बना है, और उसमें एक एज कर दी कि मैरिज की जो एज होगी वो महिला की 18 साल होगी, बालिका की, और पुरुष की 21 साल होगी। इसके पहले का यदि कोई विवाह करेंगे तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा और वो एक दंडनीय अपराध भी है। जी। समाज में हम देखते हैं हर साल गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ये जो फसल कटने के बाद जो अप्रैल मई का महीना होता है उसमें सामूहिक विवाह हो रहे हैं, उसमें अभी भी बाल विवाहों का चलन बहुत है। तो ये बाल विवाह के चलन को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई हम इस तरह के प्रचार प्रसार करें, गांव में जाकर के उनको बताएं कि भाई देखो ये एक अपराध है। वैसे भी मेडिकल साइंस भी कहती है कि भाई एक पर्टिकुलर एज के पहले महिला की शादी करना जो है उचित नहीं है, बालिका की शादी करना। जी। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा कानून तो बना दिया सरकार ने, कानून भी है, दंड का प्रावधान भी है, किंतु समाज में इसके लिए चेतना नहीं है। जैसे डाउरी की भी हम बात करते हैं, डाउरी रोकने के लिए, दहेज प्रथा रोकने के लिए कितने सालों से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, रोका, मगर आज भी किसी न किसी रूप में वो बनी हुई है और वो एक मन मुटाव का भी कारण है। अगर लड़की कुछ लेके नहीं आई है तो जिस घर में आई है उस घर के लोगों का मतलब यानी अच्छा नहीं लगता उन लोगों को। जी, तो क्या और ये उसके भी साथ लिंग अच्छा व्यवहार नहीं आधारित हिंसा में होता आता है, गोहिल जी? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ये हाँ, भी लिंग बिल्कुल आधारित बिल्कुल। हिंसा दहेज में आ प्रथा जाएगा? अगर हम काफ़ी 498 के केसेस क्या हैं ये सब, और 3 जो सारे झगड़े हैं, जो डाइवोर्स के पिटीशंस हैं उसमें 498 है। तो आजकल जब किसी पति पत्नी का आजकल झगड़ा होता है तो 6-8 मुकदमे चलते हैं। जी। तो ये एक सामाजिक स्थिति जो और सिर्फ मैं बोलूँगी कि इसमें ये नहीं है कि
जो मतलब 498A तो वह मेंटल, फिजिकल, इमोशनल क्रूएलिटी, बट इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, हम लोग ने केसेस ऐसे भी देखे जहाँ लड़की बिकॉज इतना हैरेसमेंट हो रहा है तो खुदकुशी भी करती है, मतलब हाँ, कभी आत्महत्या अपने कर को, रही है, आत्महत्या हो रही है। आग लगा ली, कभी कुछ पॉइजन खा लिया, तो इस तरीके की भी। और मतलब इसमें तो मैं ये भी कहूँगी महिलाओं को कि कोई भी ऐसी जिंदगी, ये नहीं कि शादी भी अगर कहीं बुरी हो गई या कुछ ठीक नहीं चल रहा तो ये भी ऐसा नहीं कि अपनी जिंदगी आप खत्म करें। हर चीज में ये जो हम लोग, इसीलिए अब वर्ड विक्टिम नहीं इस्तेमाल करते, सर्वाइवर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि ठीक है ये घटना घटी है लेकिन आप इससे निकल सकते हो और आप अपने आप को फिर से, तो इसीलिए किसी को भी, जबकि ये जरूर है कि हम दंडित करते हैं जो 304B के जो अक्यूज्ड रहते हैं, बट इसमें सबसे पहले तो मैं ये महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो बट ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अपना अगर आप जीवन लेते हैं तो अपने अगर बच्चे हों या अपना परिवार हो उनको भी आप जो है बहुत दुख एक तरीके से पहुंचाते हैं। और कोई बात नहीं, हम उससे भी निकल सकते हैं, लीगल रेमेडीज हैं, एक तरीके के डेस्परेशन की स्थिति नहीं है जिसमें आपको इस प्रकार का कदम ये जो आप उठाना चाहिए। एक बात चर्चा कर रहे थे, शराब पी करके महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो करीब करीब घर घर में, हर छोटे घर में जहाँ लोग शराब पीते हैं, मजदूर शराब पी के आएगा, आकर के मारपीट महिला के साथ करेगा और वो महिलाएं सह रही हैं। अब महिला इस बात को रोकने के लिए सिर्फ एक कानून माध्यम नहीं है, सामाजिक चेतना के लिए खाली कानून के सहारे से आप समाज में सुधार नहीं ला सकते हैं। उसके लिए एक सामाजिक चेतना जरूरी है, जागृति जरूरी है, कानून का ज्ञान सबको देना जरूरी है कि भाई आपको ये उपाय है तो कम से कम वो उपाय करके। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था कि ये बहुत आई थिंक 10 साल पुरानी बात होगी कि घंटी बजाओ, कि अगर आपको ने देखा कि मतलब वाइफ पिट रही है तो आप उस घर की जाकर के घंटी बजाओ। बिल्कुल, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। नहीं, और एक मैं बस और ऐड करूंगी, जैसे कि अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में डायल 100 की व्यवस्था है, तो अगर मान लीजिए लड़की नहीं फोन कर पा रही है तो आप फोन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पड़ोसी फोन कर सकता है, कोई भी फोन कर सकता है, चलने वाला रास्ते चलने वाला लग रहा है कि इस घर में वायलेंस हो रही है तो वो फोन करके इंटीमेट कर सकता है पुलिस को कि भाई देखिए इस घर में तो ऐसा लग रहा है कि हिंसा का वातावरण है, तो उसके बारे में सूचना दी जा सकती है। लिंग आधारित हिंसा के बारे में आज हम नई चेतना 2.0 जो अभियान है इसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे गोहिल जी? नहीं, संदेश तो यही देना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, एक्सटेंसिवली इसका यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेंड करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों को ये सब सारी बातें जो प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस करी ये सब सारे पहलू बताए चाहिए, चाहे वो दहेज का मामला हो, चाहे बाल विवाह का मामला हो, चाहे आत्महत्या का मामला हो, चाहे महिला की गरिमा का मामला हो, चाहे बच्चियों के साथ बेड टच का मामला हो। ये सारी चीज़ें हम ग्रामीण स्तर पे बालिकाओं के लेवल से ही उनको सब समझा सकते हैं, ताकि उनको लगे कि भाई अगर जीवन में मेरे साथ इस तरह की घटना होगी तो मुझे क्या करना है, शादी के पहले और शादी के बाद भी। शादी के बाद अगर मैं जाती हूँ और मेरे साथ इस तरह की कोई घटना मेरी ससुराल में अगर होती है तो उसका मुझे किसका मदद लेनी है, किसका सहारा लेना है और कैसे उसको स्टैंड करना है, मुझे कैसे उस पर खड़े रहना है। तो ये सारी ये जागरूकता जो है समाज में, तो ये सब सारे कार्यक्रम तो पंचायतों को अपने हाथ में लेना चाहिए। बिल्कुल, ट्रेनिंग तो हमें सभी को इनको भी हाथ में लेना चाहिए, ग्रामीण बाल विकास निगम जी। साथ ही दीपिका सुरी जी आपसे भी हम संदेश लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा पहल है और ये हमारे से इतना क्या कहते हैं अपने, क्योंकि हमारे बिल्कुल समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें हम लोग के सारे रिश्तेदार, और आई विल नॉट से कि इससे कि अगर हम जागरूक हो रहे हैं तो हम सिर्फ महिला के लिए हो रहे हैं, हम एक अच्छे समाज के लिए हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हम लोग अपने बेटी बेटे दोनों को सिखाएं, जैसे वो रायसेन से भी वो लड़के ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो कर तो हम अपने घर में बैठ करके बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने जागरूक रहें, अपने बच्चों को करें, अपने इसमें हम सभी की भूमिका है, इसमें ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही जागरूक होना है। दीपिका सुरी जी आप हमारे साथ जुड़ी और साथ ही साथ जस्टिस अभय गोहिल जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दर्शकों, तो इसी के साथ हमें ये संदेश मिलता है कि जो नई चेतना 2.0 अभियान चलाया जा रहा है इसमें हम सभी को जागरूक होकर हमारे खिलाफ अगर कुछ क्राइम होता है, हम तो कहेंगे कि इस जागरूक कार्यक्रम को और एक साल के लिए बढ़ा देना चाहिए जी। 23 दिसंबर 2023 को खत्म करने की बजाय इसको 24 तक ले जाएं जी। इसको हम एक अभियान ना लेके हमेशा अगर 23 दिसंबर है इसके बाद भी हमें अपनी लाइफ में इसे फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ दर्शकों डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो दीदी की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।